कभी पशुओं के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली ग्वार की फसल अब उद्योगों के लिए उनकी पहली पसंद बन चुकी है, जिसके कारण इसके दामों में भी काफी इजाफा हुआ है और इसका लाभ सीधे किसानों को मिल रहा है। तो जो किसान भाई बहन इस ग्वार की खेती को कर रहे हैं या फिर वो किसान भाई बहन जो इस ग्वार की खेती को करना चाहते हैं, ऐसे किसान भाई बहन इस कार्यक्रम को ध्यान से देखें और उसे समझें। किसान भाइयों, ग्वार काफ़ी समय से बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। अगर देखा जाए तो पारंपरिक तौर पे आप लोग ग्वार लगाते रहे हैं, खासतौर से राजस्थान के क्षेत्र में तो बहुत ग्वार लगता रहा है। लेकिन अब तो देखा जाए तो दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत में काफ़ी जगह ग्वार पहुंच गए और जो एक समय सिर्फ बारिश के मौसम में फसल ली जाती थी, अब तो गर्मी के मौसम में भी ली जाती है और इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो हमारे कृषि वैज्ञानिकों का रहा है। और ग्वार के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमसे बात कर रहे हैं डॉक्टर डी कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे हम इस संबंध में सवाल करेंगे। और पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगा, ग्वार का महत्व क्या है, क्यों इसे किसान अपनाएं और इसके क्या क्या लाभ हैं जो उन्हें मिलते हैं? डॉक्टर साहब, ग्वार का बहुत महत्व है। सबसे पहला महत्व है, ये बहुत ही स्थायित्व देने वाली फसल है, इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है, सबसे आर्थिक फसल है। और दूसरी, कृषि में एक तरह का ये विविधीकरण लाती है। यदि आपको फसल चक्र में इसको ला देते हैं वर्ष में एक बार, तो आपकी भूमि को सुधार करती है, भूमि में 30-40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देती है और फास्फोरस की उपलब्धता आपकी इससे बढ़ जाती है। दूसरी बात यह है कि इसकी हरी फलियां बहुत ही अच्छी होती हैं, जिसमें कि लोहा और जिंक की प्रचुरता होती है और विटामिन ए और सी इसमें अच्छी तरह पाए जाते हैं। इसके अलावा इसका जो ग्वार पाउडर निकलता है भ्रूण से, वो एक औद्योगिक पदार्थ है और विदेशों में निर्यात किया जाता है और हमारे देश से इसका निर्यात बढ़ता जा रहा है। 93-94 में समझिए जो इसका लगभग 200-300 करोड़ रुपए का होता था निर्यात, वो 2011-12 में 2800 करोड़ रुपए का निर्यात बढ़ गया है। क्योंकि इसका ये जहाँ पानी होता है, पानी की स्थिति के अनुसार वो स्थायित्व देता है, उसको मोटापन देता है, उसको शक्ति देता है और वाटर प्रूफिंग करता है। इसके लिहाज से करीब इसके 55 उद्योगों में इस्तेमाल होता है। मुख्य रूप से सौंदर्यीकरण, भोजन, कपड़ा, कागज़, खनन, तेल उद्योग, खोदने का काम और जितने भी पटाखे वगैरह होते हैं, बहुत सारे इसके उपयोग होते रहते हैं। ये निर्भर करता है कि इसके जो लसलसापन है, जिसको बोलते हैं विस्कोसिटी, कितनी है। हर पदार्थ के लिए अलग विस्कोसिटी होना चाहिए। दो तरह की हुआ करते हैं, एक तो भोजन स्तर का ग्वार गम होता है, दूसरा टेक्निकल ग्वार गम होता है। तो भोजन स्तर के लिए एक विशेष प्रकार का संवर्धित ग्वार की पदार्थ बनते हैं और उसको हर पदार्थ में डाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब ये जो फसल है ग्वार की, ये किसी ज़माने में सिर्फ बारिश के मौसम में ली जाती थी, लेकिन अब तो गर्मियों के मौसम में भी ली जाने लगी। तो कौन सी इसकी किस्में हैं जिनको किसान भाई गर्मियों में ले सकते हैं, और साथ में ये भी बताएं कि इसकी आर्थिकी क्या है? मैं सबसे पहले आर्थिकी बताऊँगा, क्योंकि उसके अनुसार ही कोई चीज़ बिकती है और बाजार में फैलती है। ये ऐसी फसल है जो एक वर्ष में ही राजस्थान से निकल कर पूरे हिंदुस्तान में पहुंच गई है। यदि मैं बताऊं आपको कुल मिलाकर के करीब प्रति एकड़ में बताऊं आपसे, तो 9,000 रुपये प्रति एकड़ इसमें खर्चा आता है। और इसके यदि हम वो निकालते हैं कितना फ़ायदा होगा, तो 1 एकड़ से लगभग 59,000 रुपये का फ़ायदा प्रति एकड़ हो जाता है। 90 दिन में हो जाता है, क्योंकि फसल 90 दिन की है। ये तो फ़ायदा है वर्षा ऋतु का। यदि ग्रीष्मकालीन ग्वार निकालते हैं और आजकल का जो भाव है 100 रुपये किलो का भाव है, तो उससे लगभग 99,000 रुपये का फ़ायदा हो जाता है खर्चा निकालने के बाद में। तो ये समझ लीजिए ग्रीष्मकालीन ग्वार में लगभग 1000 से 1200 रुपये प्रति दिन का फ़ायदा होता है और वर्षा ऋतु के ग्वार में लगभग 500-600 रुपये प्रति दिन का फ़ायदा हो जाता है। अब आपने पूछा कि वैरायटी, मैं बता दूँ, ये ग्वार पहले आपने सही कहा, पहले खरीफ मौसम में ही होता था, लेकिन जब इसके भाव चढ़े तो ये सोचा गया कि इसको कि दूसरे क्षेत्रों में और दूसरे स्थिति में क्यों ना उगाया जाए। तो हमने इसको करके देखा, काजरी में 2012 में किया। हमने पाया कि ग्रीष्मकालीन ग्वार की उपज लगभग 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर आ गई, जबकि वर्षा ऋतु में केवल 5 से 6 कुंटल प्रति हेक्टेयर ही आई थी। 3 गुना ज़्यादा, 3 गुना आ गई लगभग। और ग्वार गम की प्रतिशतता बढ़ गई लगभग 1.5%, और ग्वार गम की उपज भी बढ़ गई और इसकी विस्कोसिटी भी बढ़ गई, लसलसा जिसे बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रीष्मकालीन ग्वार वर्षाती ग्वार से बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर साहब, अब इसमें एक सवाल ये आता है, ये तो आपने बताया कि कितने इसके लाभ हैं। अभी एक समस्या जो किसानों को आमतौर पे, क्योंकि ये सूखे इलाके की फसल है,
तो सिंचाई के बारे में किसान भाइयों को नहीं पता रहता, कब कब सिंचाई करनी है, कैसे करनी है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये बता दूँ मैं आपको, यदि किसान भाई इसको वर्षा ऋतु में करते हैं तो वो सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं है। लगा के 200 से 400 मिलीमीटर यदि बारिश हो जाती है ये 90-100 दिनों में तो काफ़ी होता है। कोई भी किसान वर्षा ऋतु में इसको सिंचाई नहीं देता है। राजस्थान में आपको 6 सिंचाई देनी पड़ेंगी। पहली तो जिसको बोलते हैं पलेवा करना, 5 से और देनी पड़ेंगी। और जो साउथ भारत है, दक्षिणी भारत का हिस्सा है, क्योंकि वहाँ की भूमि काली होती है, दोमट होती है, कपास जैसी होती है, वो जल का संरक्षण कर लेती है, वहाँ पर 3-4 सिंचाई की ही आवश्यकता पड़ती है। तो ये सिंचाइयाँ यदि किसान भाई फव्वारे से देते हैं तो उनको 10-12 दिन बाद देना चाहिए। एक जगह फव्वारा लगभग 2 घंटे रुका रहना चाहिए। और यदि पानी काट के देते हैं नाली से तो 15-20 दिन के बाद पानी देते रहना चाहिए। पहली 2 सिंचाई हल्की देना चाहिए, क्योंकि पौधे छोटे होते हैं, उनमें फली नहीं होती हैं। जैसे पौधे बढ़ते जाते हैं तो बाद की 3 सिंचाइयों को भारी देना चाहिए। और मैं बता दूं कि हर सिंचाई देने के बाद में ये बहुत ही ज़रूरी है कि किसान भाइयों को नराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। किसी भी हालत में कुछ भूल जाए लेकिन नराई गुड़ाई नहीं भूलना चाहिए। दलहन वाली फसलों में नराई गुड़ाई एक तरह से अमृत होता है। इसके होने से क्या होगा कि वायुकरण होगा, वायुकरण से नाइट्रोजन फिक्स होगी, उसकी गांठें मोटी होंगी, घास निकलेगी, जल संरक्षण होगा और जल वहीं जाएगा जड़ों में जाना होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे मार्च के महीने में लगभग सब जगह बुआई हो गई है, अभी भी लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जहां पर बुआई चल रही है, तो इसमें किसान भाई किन बातों का ध्यान रखें और ख़ास तौर से लाइन से लाइन की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखें? लाइन से लाइन की दूरी यानी खूंट से खूंट की दूरी, यदि शाखित किस्में हैं, वैरायटी जिसमें शाख आती है, तो 50-60 सेंटीमीटर होना चाहिए लाइन से लाइन, खूंट से खूंट। और पौधे से पौधे की दूरी उनकी होना चाहिए 10 से 15 सेंटीमीटर। लेकिन कुछ किस्में ऐसी होती हैं जैसे कि आज जिसे 266 है, तो उसके लिए जो उसमें एक ही तना आता है, उसमें शाखा नहीं आती, उसको 20-25 सेंटीमीटर होना चाहिए खूंट से खूंट, लाइन से लाइन। और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मैं बता दूं आपसे, जो शाखित किस्म है उसको दूर बोएंगे 50 सेंटीमीटर, तो उसकी नराई गुड़ाई भी अब ट्रैक्टर से कर सकते हैं, क्योंकि आज का लेबर मिलता नहीं है, लेबर की बड़ी भारी समस्या है। तो ट्रैक्टर बीच में चला देंगे तो उसकी फाली से उसमें नराई गुड़ाई हो जाती है। डॉक्टर साहब, पारंपरिक तौर पे ग्वार जो है वो चारे के लिए उपयोग में की जाती थी, लेकिन अभी हमने पिछले कुछ समय से देखा है खासतौर से तेल उद्योग में कि बहुत तेज़ी से इसका उद्योग के लिए उपयोग बढ़ रहा है। तो क्या चारे और उद्योग के लिए एक ही किस्में हैं या अलग अलग किस्में? नहीं, कोई भी किस्म चारे के लिए इस्तेमाल हो सकती है जी। चारे की अलग से कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि फसल को आप 50-60 दिन बाद, बोने के 50 दिन बाद काट लेंगे, उसमें हरा रहता है, फूल आते हैं, काट लीजिएगा। लेकिन और सब्जी वाली किस्में अलग होती हैं। सब्जी वाली किस्में हमेशा एक तने वाली होती हैं और उसमें बहुत पानी देना पड़ता है। लेकिन औद्योगिक किस्में जो होती हैं, जो हम बात कर रहे हैं औद्योगिक किस्में हैं, जिनका कि बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है। और उसके लिए तो जैसे वैरायटी बताई मैंने, RGC 936, HG 365, HG 563, RGM 112, इन वैरायटी को होना चाहिए। तो ऐसा कोई वैसे किस्में अलग अलग होती हैं, लेकिन आजकल हर आदमी केवल औद्योगिक ग्वार की बात करता है। चारे में तो बहुत सारा बरसीम है, ज्वार है, मक्का भी खा सकते हैं, सरसों खिला सकते हैं, ग्वार का चारा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अब इसका जो प्रचलन है वो केवल औद्योगिक ग्वार के अनुसार ही है, क्योंकि बहुत सारे उद्योगों में ये इस्तेमाल होती है और इसको हम निर्यात करते हैं। 85% तो यहाँ का गम विदेशों में चला जाता है और हमारी अपनी जो डिमांड है वो केवल 15% ही है। और हम बता दें आपसे कि सबसे अधिक अमेरिका लेता है। हम 35% तो अमेरिका को भेजते हैं, करीब 70% भेजते हैं हम चाइना को, हम 10% भेजते हैं ग्वार गम जर्मनी को, और करीब 3% भेजते हैं हम इटली को, और 2% भेजते हैं हम रसिया को। डॉक्टर साहब, जो ग्वार है जी, उसका जब सारा उसमें से तेल वेल निकालने के बाद उसका ग्वार मील बचता है, जो खल है, तो वो भी तो पशुओं के लिए बहुत अच्छा आहार है। ये तो आपने बहुत अच्छा बताया। एक बीज से यदि आपने ग्वार गम निकाल लिया तो जो कुछ बच गया उसको बोलते हैं ग्वार मील, यानी पशु आहार। और वो उसकी जो प्रोटीन होती है वो 45 से 50% तक होती है जी। और उसकी प्रोटीन ऐसी अच्छी होती है जैसे कि तिलहन की खली की होती है। एक तरह की शांत प्रोटीन है और उसमें इस्तेमाल हो सकता है, कुकटों में, बाकी में इस्तेमाल होता ही है। और यही कारण है कि विदेशों में ग्वार मील भी जाता है और उसके जो उसका दाना होता है, उसके बाहर का जो हिस्सा होता है, उसकी चूरी बनती है, वो विदेशों में जाती है, ग्वार गम पे जाता है, तीनों जाते हैं। जी। तीनों का अपना महत्व है। डॉक्टर साहब, देखिए, किसान हमेशा पैदावार से जुड़ा रहा है, लेकिन किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए हम हमेशा कहते हैं कि मूल्य संवर्धित उत्पाद जो है वो तैयार करें।
तो क्या ग्वार के भी इस तरीके से कोई उत्पाद हैं जो किसान अपने स्तर पे तैयार करे और अपनी कमाई जो है बढ़ा सके? देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। बाजार का जो ग्वार का जो बाजार भाव है वे विदेश की नीति पर निर्भर करता है कि विदेशों से कितनी डिमांड आती है, मांग कितनी है। क्योंकि 2011-12 में डिमांड बहुत बढ़ गई, तो इसके जो रेट थे वो 30 रुपये किलो प्रति किलो होता था, बढ़ करके 350 रुपये प्रति किलो हो गई। जो 10,000 रुपये प्रति क्विंटल बिकता था वो 1 लाख रुपये क्विंटल बिकने लगा। तो इस तरह से किसान फ़ायदा उठा सकते हैं। ये मैं बता दूं, यदि किसान लोग एक सहकारिता के तौर पर कुछ किसान मिल रहे आपस में सोसाइटी बना लेते हैं, तो ग्वार गम की स्प्लिट यूनिट होती है और दूसरी ग्वार पाउडर होती है। तो ग्वार की स्प्लिट 3 से 4 करोड़ रुपए में लग सकती है, और यदि ग्वार गम का लगाना है तो 7 से 8 करोड़ में लगा सकते हैं। तो यदि किसान लोग पूरा गांव मिल जाए तो स्प्लिट की यूनिट लगा सकते हैं और उसको विदेशों में निर्यात कर सकते हैं। और इसके लिए सरकार की तरफ से आर्थिक मदद भी कोई दी जाती है? सरकार दे सकती है, अभी देती नहीं है। ग्वार में क्या है कि समर्थन मूल्य नहीं है, जैसे गेहूं में है, सरसों में है, दालों में, लेकिन इसमें समर्थन मूल्य नहीं है। जबकि हमारा आयातित घाटा 6.6% बढ़ गया है और हमारा निर्यात कम है, आयात बढ़ रहा है। ये तो ऐसी आश्चर्यजनक फसल है जो कि हमारा निर्यात कर रही है। 3,000 करोड़ रुपए का निर्यात हो रहा है। इससे अच्छा क्या होगा? डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगा कि ग्वार के हमने बहुत फ़ायदे देखे, ये पर्यावरण के लिए भी अच्छी है और हमारे अगर देखा जाए तो किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। किसान इससे ज़्यादा जुड़े, इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो ग्वार की फसल है ये गरीब किसान की फसल भी है और औद्योगिक घरानों की, वित्त घरानों की फसल है। हमारे किसान भाई हैं वो 5-6 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज ले लेते हैं, खुश हो जाते हैं, उनको बहुत जल्दी संतोष हो जाता है। लेकिन जो बड़े लोग हैं वो इसकी उपज के 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर ले लेते हैं। तो किसानों को चाहिए कि जो हमने जो सुझाव बताए हैं, जो पैकेज, जो प्रैक्टिस है, जो तकनीक ज्ञान है, उसको अपनाना चाहिए और उनको उपज बढ़ा करके लेना चाहिए। और मैं खास बात ये कह दूँ, एक सवाल होता है NCDX, ये फसल NCDX में थी, अब नहीं थी। NCDX का होना बहुत ज़रूरी है, हालांकि कुछ लोग इसका मना करते हैं। NCDX ऐसा होना चाहिए ताकि ये बता सके आने वाले 3-4 महीने बाद में इसका भाव क्या रहेगा, तो कि किसान लोग अपना ग्वार का एरिया घटा सकें, बढ़ा सकें। क्योंकि जो हमारे औद्योगिक घराने हैं इनको ये आइडिया नहीं है कि किस देश में कितनी मांग है। उसका मांग का ध्यान करें और फिर NCDX बताए कि आने वाले जुलाई में या अगस्त में इतना रेट होगा, तो किसान भाव अपना एरिया बढ़ा देंगे, उनको फ़ायदा हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, हम उम्मीद करते हैं किसान इन सब बातों का ज़रूर लाभ लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी होगी यदि किसान भाई फ़ायदा उठाते हैं और मुझसे और आपसे कोई सवाल पूछते हैं। जी, किसान भाई और डॉक्टर साहब ने जो बातें आपको बताई, हम उम्मीद करते हैं आप उसे अपनाएंगे। देखिए, ग्वार जो है ये सिर्फ एक वो फसल नहीं है जो सिर्फ चारा हो गया या सब्जी हो गई या सिर्फ उद्योग के लिए हो गई, ये मिट्टी को भी बहुत उपजाऊ बनाती है। इसलिए इसको तो अपनाना होगा और ख़ासतौर से जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि छोटे किसानों के लिए तो ये वरदान है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे ज़रूर जुड़ेंगे। आपसे विदा लेते हैं।